और हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वैभव श्री पांडे छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर से, और साथ ही हमारे सहयोगी मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल से राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार सरमन नगीले साहब। सरमन जी, बहुत स्वागत है सर आपका। जी शुरुआत सरमन जी मैं आपसे ही करता हूं। थोड़ा सा आप मुझे समझाइए कि जो तीसरे चरण में वोटिंग परसेंटेज में आप कैसे देखते हैं, बम्पर वोटिंग हुई है या फिर अच्छी खासी हुई है, जिस तरह से पहले और दूसरे चरण के बाद जो कोशिश की गई थी कि तीसरे चरण में इजाफा देखने को मिले, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो तीसरे चरण का जो मतदान प्रतिशत बढ़ा है, हालांकि 2019 की तुलना में कमी रहा है 0.83% जो है ना, लेकिन इसके कुछ कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि माननीय गृह मंत्री देश के श्री अमित शाह जी ये एक मैसेज देकर गए थे कि जिन जिन विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कम होगा वहां के मंत्री अपना पद छोड़ने के लिए तैयार रहें, और जहां ज्यादा होगा ये संकेत आए थे वहां उनको नवाजा जाएगा। तो जो मंत्री हैं वो या उनके लोग अपना बहुत मुस्तैदी के साथ लग गए और मतदान प्रतिशत बढ़ा। साथ में जो भारत निर्वाचन आयोग का जो कार्यक्रम जो एक निरंतर चलता है, स्वीप कार्यक्रम, तो स्वीप कार्यक्रम के माध्यम से भी उन्होंने तमाम सारे प्रयास किए हैं, और वैसे भी चुनाव आयोग ने इस बार जो मतदान स्थल है, वोटिंग सेंटर, वहां पर बहुत सारे इंतजाम किए थे मतदाताओं के लिए। तो वो कारण है। और तीसरा कारण ये है कि चूंकि कैंडिडेट जो है ना फर्स्ट और सेकंड फेज में इस असमंजस में पड़ गई थी पॉलिटिकल पार्टी कि हमारे को नुकसान ना हो जाए, तो राजनीतिक दल भी बहुत मुस्तैदी के साथ लग गए और वो मतदान प्रतिशत थोड़ा सा सुधर गया। हालांकि फर्स्ट और सेकंड फेज में जितनी गर्मी थी उससे ज्यादा गर्मी थी, इसके बावजूद भी मतदान प्रतिशत 19 की तुलना में लगभग करीब पहुंचने का प्रयास तो किया है, लेकिन अब ये किसके पक्ष में जाएगा ये कहना इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये जो पुरानी जो परंपरा थी कि ज्यादा मतदान होगा तो वो सत्ताधारी दल के खिलाफ जाएगा, कम मतदान होगा तो सत्ता पक्ष के पक्ष में जाएगा। लेकिन 2023 के जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें ये जो एकदम बम्पर वोटिंग हुई है, ये इस बात का उसको प्रमाणित कर दिया कि प्रो इनकम्बेंसी भी होती है। जो बीजेपी ने एक नया टर्म गढ़ा है प्रो इनकम्बेंसी का, तो अब कह नहीं सकते कि वो प्रो इनकम्बेंसी है या एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन कांग्रेस को इन 9 लोकसभा क्षेत्रों में खोने के लिए कुछ नहीं है। उनको सिर्फ प्राप्त करना, वोट प्रतिशत बढ़ जाए, उनकी सीट 1-2 आ जाए, मुरैना या उनका राजगढ़ या एक आध और सीट, लेकिन बीजेपी के पास जितनी सीटें हैं, जो मत प्रतिशत है, उनको रिटेन करना है। 58% पिछली मर्तबा मतदान मिला था, 10% बढ़ाने का लक्ष्य था, वो उनको अपना रिटेन करना है। साथ में उनको जो 370 हर बूथ पर मतदान बढ़ाने की जो बात कही थी, उसको बढ़ाने का भी प्रयास करना था। तो हो सकता कि उसका भी कहीं ये परिणाम ना हो। लेकिन आपको क्या लगता है, छोटा सा इसमें जवाब, कि गर्मी वजह रही कि भीषण गर्मी, उसका असर है कि लोग घरों से बाहर नहीं निकले शहरी क्षेत्रों में? ग्रामीण क्षेत्रों में क्योंकि अच्छी खासी वोटिंग हुई है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में थोड़ा पिछड़ा हुआ नजर आता है। क्या गर्मी की वजह लोग घरों से नहीं निकले? देखिए, गर्मी फर्स्ट फेज में भी थी, सेकंड फेज में भी रही है। इस बार तो गर्मी ज्यादा रही, लेकिन फिर भी लगभग 19 की तुलना में करीब पहुंच गए। लेकिन मेरे को गर्मी तो देखिए, नागरिक जो मतदाता आम आदमी है वो अपने प्रतिदिन के काम एज इट इज कर रहा है, और मतदान करने के लिए सुबह 6 बजे भी लाइन में लग सकता था, शाम को 5 बजे भी, फिर वो जब तक लाइन में अंदर पहुंच जाता तो प्रवेश करके तो फिर वो मतदान कर सकता था। लेकिन मेरा यहाँ दूसरा मानना है, मेरा यह स्पष्ट कहना है कि जिस तरह से राजनीतिक दलों ने डिजिटल मोड पर चुनाव को ले गए हैं, मतदाता तक उनके घर पर जाने के लिए काम नहीं किया, उनको मतदान पर्ची देने के लिए, या मतदाताओं को उनके घर से पोलिंग बूथ तक ले जाने की जो परंपरा वर्षों से रही है, जब से भारत में डेमोक्रेसी आई है, वो पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पन्ना प्रमुख ने, और कांग्रेस और बीजेपी के और उनके देवतुल्य कार्यकर्ता ने उतना प्रयास नहीं किया मतदाता के पास जाकर उनको मतदान कराने के लिए, प्रेरित करने के लिए, पार्टी की विचारधारा के लिए, घोषणा पत्र के लिए। इसका भी एक नतीजा मेरे को लगा। ठीक है नगीले साहब, अब मैं आपके पास आऊंगा तो सिलसिलेवार सीटों के बारे में हम चर्चा करेंगे विस्तार से। अब इस बीच हम अपने सहयोगी को रुक लेते हैं। वैभव, मैं आपके पास आ रहा हूं। वैभव, अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो 24 में इस बार
71.06% मतदान दर्ज हुआ, यानी कि 2019 के मुकाबले थोड़ा कम रहा, कुछ ही कम रहा, लेकिन कह सकते हैं कि वहां तक पहुंचने की कोशिश हुई है। जो 2019 में था 71.27%। इस आंकड़े को, इस परसेंटेज को राजनीतिक विश्लेषक जो हैं, राजनीतिक पंडित किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जो तीसरे चरण के 7 सीटों पर चुनाव हुए हैं उसमें वोट परसेंट जो कहीं कहीं कम हुए हैं, उनमें मतलब बिलासपुर एक बड़ा लोकसभा क्षेत्र रहा है जहां का परसेंट 63% के आसपास रहा है। हाँ। इसके अलावा 65% के आसपास जांजगीर चांपा का रहा है। तो ये इन दोनों क्षेत्रों में अगर कहीं वो प्रतिशत थोड़े से 1-2% ज़्यादा बढ़ जाते तो 2019 का रिकॉर्ड टूट जाता। लेकिन बाकी क्षेत्रों में लगभग जो है वोट परसेंट बढ़े हैं। रायपुर में जरूर बराबरी का स्थिति रहा है। 2019 में जितना वोट परसेंट था रायपुर का उतना ही रहा है, लेकिन आप सरगुजा और रायगढ़ का अंचल देखेंगे तो वहाँ पे वो रिकॉर्ड टूटा है। पिछली मर्तबा से ज़्यादा वहाँ पे वोट हुए हैं, 2%, 3% जो है ज़्यादा है वहाँ पे। तो जो आदिवासी अंचल है वहाँ पे मतों का जो प्रतिशत होता है उससे एक चीज़ समझ में आती है कि वो अपने मत को लेकर बहुत जो है जागरूक रहते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सरकारें रहती है, जो उनको योजनाओं के जरिए प्रभावित करने में सक्षम रहती है, शायद उसका भी एक असर देखने को मिलता है। इसलिए फिर चाहे वो बस्तर का लोकसभा सीट हो या फिर कांकेर लोकसभा सीट हो या सरगुजा या रायगढ़ का लोकसभा सीट हो, इन क्षेत्रों में मत प्रतिशत जो है वो बढ़े हुए आपको दिखाई पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही आप शहरी क्षेत्रों में आएंगे, बिलासपुर लोकसभा सीट की आप बात कर लीजिए या रायपुर लोकसभा सीट की बात कर लीजिए, तो इसमें जो ग्रामीण जो विधानसभा क्षेत्र है, ग्रामीण का जो अंचल है, वहां तो प्रतिशत ठीक रहा है। वहां पे 75%, 70%, 80% तक मतदान हुआ है। लेकिन जैसे ही आप राजधानी की सीट पे आ जाएंगे, रायपुर राजधानी के भीतर में 4 सीटें हैं, उत्तर, ग्रामीण, पश्चिम और दक्षिण। इन सीटों में जो है कहीं भी आंकड़ा जो है वो 60% के पार नहीं है। तो ये एक तरीके से बताने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जो शहरी क्षेत्र की जो जनता होती है उनको ये लगता है कि सरकार के माध्यम से डायरेक्ट जो है जो बेनिफिट है, जो लाभ है, वो सीधे उन तक नहीं पहुंचती है। इसलिए वो बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होते हैं और वो घरों में बैठकर रह जाते हैं और वो मतदान केंद्रों तक नहीं पहुंचते। मतदान केंद्रों तक ज़्यादातर पहुंचने वाले वो लोग रहते हैं जो हितग्राही होते हैं, जो छोटे वर्ग के लोग होते हैं, जो मध्यम वर्गीय लोग होते हैं, जिनको लगता है कि सरकार की योजनाओं से उन पर कोई असर पड़ेगा, उनके नियम कानून कायदे से उनका असर पड़ेगा। लेकिन बाकी लोग शायद इससे जो है वो दूरी महसूस करते हैं, इसलिए शायद वोट वहां तक नहीं पहुंचते। और इसी का नुकसान फिर जो है वो राजनीतिक दलों को उठाना पड़ता है, जिसमें समीकरण देखा जाता है कि किसके पक्ष में कितना वोट गया है। तो ये अगर समीकरणों को जो है अगर मैं समझाने में लगूंगा तो थोड़ा वक्त लगेगा। फिलहाल आप वोट प्रतिशत के हिसाब से ये तो मान सकते हैं कि जी ठीक है वैभव, मैं आपके पास लौटूंगा। इस बीच मध्य प्रदेश का रुख कर लेते हैं। सहयोगी राकेश बने हुए हमारे साथ। राकेश, पहले और दूसरे फेज में हमने देखा कि जो वोटिंग परसेंटेज था 2019 के मुकाबले तकरीबन 3 से 4% कम था, यानी कि काफ़ी अच्छा नहीं माना जा रहा है। लेकिन तीसरे फेज के लिए कोशिश जिस तरह से की गई थी उस हिसाब से ये माना जा रहा है कि वोटिंग परसेंटेज ठीक हुई, जो कोशिश की गई थी। हालांकि कमी ज़रूर रही है 2019 के मुकाबले, तकरीबन 1.5% कमी आई है तीसरे चरण में। देखिए, बिल्कुल हम तमाम समीकरणों को देखें जो 9 सीटों पर वोटिंग परसेंटेज सामने आया है। 2019 की तुलना में हल्का सा वोटिंग कम हुआ है, लेकिन 3 सीटें बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। वो है विदिशा, राजगढ़ और ग्वालियर। ये वो 3 सीटें हैं जिसमें 2019 का रिकॉर्ड टूटा है। और ये रिकॉर्ड से असर क्या होगा इसको समझने के लिए हमको 2019 के चुनाव में जाना होगा। और हम शुरुआत करें विदिशा से, तो विदिशा में बीजेपी की जो लीड थी वो 5 लाख की थी। और विदिशा जो लोकसभा है, हम सारी लोकसभाओं की बात करें, जो औसत मतदाता हैं करीब 18.5-19 लाख है, यानी उसका 1% होता है 19,000। और वहां पर जो मतदान प्रतिशत करीब 2.5% ज्यादा हुआ है, यानी कह सकते हैं वहां पर करीब 50,000 वोट ज्यादा पड़े हुए हैं।
अब जो हमने माहौल देखा है विदिशा का, कि विदिशा का माहौल एक पक्षी नजर आया है। और जब वहां पर 50%, माफ कीजिएगा, 50,000 वोट ज्यादा पड़े हैं, लीड पहले से 5 लाख की है, तो जाहिर तौर पर समझ सकते हैं कि जो मतदाताओं का रुझान किस ओर गया है। वहीं हम राजगढ़ में आए और राजगढ़ में जो है दिग्विजय सिंह बड़े प्रमुखता से चुनाव लड़े हैं, जमीन पर उन्होंने चुनाव लड़ा है। वो कहा जा रहा है कि अरसे बाद राजगढ़ में कांग्रेस ने बीजेपी को फाइट दी है। लेकिन हम 2019 के समीकरण को समझें तो समीकरण कहते हैं कि बीजेपी की जो लीड थी वो 4.25 लाख की थी, 4,25,000 के आसपास की लीड थी। अब जब राजगढ़ में जो मतदान प्रतिशत बढ़ा है करीब 1.5% बढ़ा है, और जो मतदाताओं की संख्या की बात करें तो करीब 35 से 40 हजार मतदाताओं के अधिक वोट वहां पर पड़े हैं। तो ये जो 35-40 हजार वोट किधर गए हैं, लेकिन जो दिग्विजय सिंह मजबूती से चुनाव लड़े हैं, और ये भी कहा जा रहा था कि जो वर्तमान सांसद है बीजेपी के जो प्रत्याशी बनाए गए हैं रोडमा नागल, उनके खिलाफ नाराजगी है। लेकिन ये नाराजगी, दिग्विजय सिंह का जमीन पर चुनाव लड़ना, क्या ये जो 4.25 लाख की लीड है इसे प्रभावित कर पाए हैं क्या? और जो बढ़ी हुई संख्या है, क्या ये जो कांग्रेस के पक्ष में गया है ये वोट, या बीजेपी के पक्ष में गया है, ये जो है समीकरण किस तरह के रहेंगे? तो जो हम इन सीटों का आकलन की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर रिकॉर्ड जरूर टूटे हैं, लेकिन जो जीत के समीकरण है वो समीकरण अलग है। अब हम ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में बीजेपी की जो लीड थी, यानी जो 2019 का चुनाव जीते थे वो 1.5 लाख से जीते थे, और वहां पर भी मतदान का प्रतिशत बढ़ा है, करीब 35-40 जो है हजार वोट वहां पर अधिक पड़े हैं। लेकिन ये किस ओर गए हैं? हालांकि हम गुना की ओर बात करें तो गुना में भी मतदान का प्रतिशत लगभग है, हल्का है, कम है, लेकिन 2019 के लगभग है। लेकिन जो ज्योतिराज सिंधिया हारे थे वो 1.25 लाख से हारे थे। अब ज्योतिराज सिंधिया बीजेपी में है, बीजेपी उनके साथ है, ये किस तरह के नतीजे देखना होगा। लेकिन हम तमाम सीटों का आकलन करें, हर सीट का एक अलग समीकरण है। वहां पर यदि वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, हम मुरैना की ओर चले तो बैतूल की ओर चले तो वहां पर करीब 5.5% वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है। लेकिन हर सीट का एक अलग समीकरण है, वहां पर लीड अलग है, कहीं पर 1.25 लाख की लीड है, कहीं पर 1.5 की है, कहीं पर 5 लाख तक की लीड है। तो ये जो वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, लेकिन उससे समीकरण किस तरह के नजर आ रहे हैं हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं। लेकिन हाँ, एक बात जरूर कहना होगा कि पहले और दूसरे चरण के बाद जो निर्वाचन आयोग ने सीख ली, जो बीजेपी और कांग्रेस ने सीख ली, उसका असर इस मतदान में देखने को मिला है, और पहले और दूसरे चरण की अपेक्षा तीसरे चरण में मतदान अधिक हुआ है। ठीक है। और तीसरे फेज का जो वोटिंग परसेंटेज है, पहले दूसरे का वोटिंग परसेंटेज है, उसका कितना असर पड़ेगा चौथे में, इसको मैं समझने के लिए आपके पास आऊंगा। लेकिन सरमन अंग्रेज जी, अब मैं बात करता हूं सीट बाय सीट। सबसे पहले विदिशा की, जैसे क्या लगता है विदिशा में चेहरा देखकर वोट पड़े हैं? क्योंकि बम्पर वोटिंग हुई है 2019 के मुकाबले विदिशा में। जो आंकड़ा था 2019 में 65.70% था, इस बार आंकड़ा काफी ज्यादा बढ़ गया, यह आंकड़ा तकरीबन 74 पार कर गया। क्या माने कि जो वोट पड़ा है चेहरा देखकर पड़ा है? नगेली जी, सरमन जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? शायद वो संपर्क नहीं हो पा रहा है। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपके पास लौटूंगा। वैभव हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए। वैभव, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी वैभव, अगर हम बात करें मुद्दों की, अब छत्तीसगढ़ में जो असल मुद्दे थे पहले दूसरे चरण में तो नजर आते हैं, लेकिन तीसरे चरण में वो असल मुद्दे गायब हो जाते हैं। वो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे यहां पर रूप ले लेते हैं। जैसे कि हमने देखा बिलासपुर आसपास ट्रेन प्रभावित का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा था कि यात्री को परेशानी होती थी, हवाई यात्रा बहुत ज्यादा परेशानी लोगों को होती थी, इसकी मांग लगातार हो रही थी। गैस सिलेंडर वाले जो बात है बीजेपी की ओर से कही जा रही थी कि हम चुनाव जीतेंगे विधानसभा में तो उसके बाद 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। ये तमाम मुद्दे ऐसे थे। क्या ये मुद्दे गौड़ हो गए, ये मुद्दे छुप गए? क्या नजर आता है? देखिए, छुपे या छूटे तो नहीं है, ये भी एक मुद्दा रहा है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता, और इससे बहुत सारे मतदाता भी प्रभावित हुए हैं और उसके प्रभाव में आके मतदान उन्होंने किया है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो बड़े मुद्दे थे उसका असर व्यापक रहा है। फिर वो चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, फिर चाहे वो धारा 370 का मुद्दा हो, फिर वो चाहे राष्ट्रवाद का मुद्दा हो या फिर हिंदुत्व का मुद्दा हो, या इन सब के बीच में जो सीधे तौर पर लाभ पहुंचाने की कोशिश हितग्राहियों को होती है, उसमें एक बड़ा महतारी वंदन और पीएम आवास का भी मुद्दा हो। इसका एक असर जो है व्यापक रूप से दिखा है, सभी 7 सीटों पर दिखा है, और इसके प्रभाव में शहरी मतदाता भी नजर आए हैं और ग्रामीण मतदाताओं पे तो इसका असर
बहुत ज़्यादा रहा है। लेकिन हाँ, कांग्रेस की तरफ से जो महालक्ष्मी नारी न्याय योजना की बात कही गई थी, जिसमें 1 लाख जो है वो सालाना देने की बात हुई है, उसका भी कहीं कहीं पे असर देखने को मिला है। इसलिए कांग्रेस के कई सीटों पर जो है स्थिति थोड़ी मजबूत नजर आती है, फिर चाहे वो कोरबा की बात हो या फिर जांजगीर चांपा की बात हो या फिर जो है। ठीक है वैभव, ठीक है वैभव, बहुत धन्यवाद आपका। चूंकि वक्त की कमी थी यहीं रोकना चाहेंगे। बहुत धन्यवाद राकेश, आपका भी बहुत धन्यवाद, और सरमन साहब बहुत धन्यवाद आपका भी हमसे बातचीत करने के लिए।